एक शाम आकांक्षा को खाना बनाने में थोड़ी देर हो गई, क्योंकि उसके पड़ोस की मीना चाची ने उसे हल्दी कुमकुम के लिए अपने घर बुलाया था। तो वहां से लौटकर वो सीधे रसोई में जुट गई। लेकिन आज खाना बनाते वक्त उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। साथ ही सब्जी और मसालों की गंध भी उसे खटक रही थी। तभी अचानक उसे मितली सी हुई और लगा जैसे उल्टी हो जाएगी। तो वो जल्दी से घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागी और सचमुच उसे उल्टी हो गई। तब कुछ पल तक वो वहीं बैठी रही। तभी रसोई से रोटी जलने की गंध आई, क्योंकि तब आकांक्षा ने तवे पर रोटी चढ़ाई थी, लेकिन उसे उतारना भूल गई थी। तो वो फौरन दौड़कर रसोई में गई। तब तक तवे पर रोटी बुरी तरह जल चुकी थी। तभी उसकी सास ललिता, जो आगे के दरवाजे पर बैठी थी, वो अंदर आई और बोली, अरे आकांक्षा, ये क्या कर दिया? ध्यान कहाँ है तेरा? रोटी जल गई ना, अब जा, तू आराम कर। इस पर आकांक्षा ने थोड़ा घबराते हुए कहा, माँ जी, मुझे थोड़ा मितली सी महसूस हुई थी, इसलिए ध्यान नहीं रहा, क्योंकि मैं पीछे के दरवाजे पर गई थी। तभी उसकी सास ललिता ने पूछा, अच्छा, मितली सी हुई थी तो तवे से रोटी उतार देती ना। अच्छा, क्या हुआ तुझे? उल्टी हुई क्या? तो आकांक्षा ने लजाते हुए कहा, हाँ माँ जी, उल्टी हो गई। इस पर आकांक्षा की सास ललिता अपने गालों में हंसते हुए बोली, अरे आकांक्षा, लगता है कोई खुशखबरी है। इस पर आकांक्षा ने शर्माकर कहा, नहीं माँ जी, आप भी ना कुछ भी सोचने लगती हैं। इस पर ललिता ने कहा, आकांक्षा, तू बस यहाँ पलंग पर बैठ और आराम कर, मैं रोटियां बना लेती हूँ। इतना कहकर उसने आकांक्षा को पलंग पर बिठा दिया और खुद रसोई में चली गई। इधर आकांक्षा के मन में अब एक अजीब सी खुशी जागने लगी। फिर वो सोचने लगी, क्या सचमुच मेरा गर्व ठहर गया है? क्या इसलिए उल्टियां हो रही थी? अब उसके मन में ढेर सारे सवाल और साथ ही अपार खुशी उमड़ने लगी थी। तब तक उसकी सास ललिता बाकी रोटियां बनाकर आकांक्षा के पास आई और बोली, आकांक्षा, कल सुबह तुझे अस्पताल ले चलते हैं, मैं निखिल को कह देती हूँ। निखिल आकांक्षा का पति था। उस वक्त वो बाहर गया हुआ था। तो आकांक्षा सोचने लगी कि जब निखिल को ये बात पता चलेगी तो वो क्या बोलेगा। ये सोचकर उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। फिर शाम को निखिल घर लौटा तो आकांक्षा ने खुद उसे ये बात बताई। तब निखिल ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया और सो गए। अगले दिन सुबह ललिता ने निखिल से कहा, बेटा, तू आकांक्षा को अस्पताल ले जा। फिर सुबह 10 बजे निखिल और आकांक्षा अस्पताल के लिए निकले। फिर वहां कुछ टेस्ट और जांचें हुईं। फिर यह पक्का हो गया कि आकांक्षा सचमुच गर्भवती थी। फिर दोपहर 2 बजे तक वो घर लौट आए। तब आकांक्षा की छोटी सी बेटी अनन्या, जो अभी 3 साल की थी, वो आंगनबाड़ी से घर आ चुकी थी। वो अभी छोटी थी और रोज आंगनबाड़ी जाती थी। तब आकांक्षा और निखिल ने लौटते वक्त अनन्या के लिए बिस्किट का पैकेट लिया था। तो आकांक्षा ने उसे बिस्किट का पैकेट दिया तो अनन्या बहुत खुश हो गई और खेलने चली गई। तभी उसकी सास ललिता आकांक्षा के पास आई और बोली, बता आकांक्षा, मैंने जो कहा था वो सच निकला ना? तो आकांक्षा ने लजाते हुए कहा, हाँ माँ जी। फिर ललिता ने पूछा, तो बता, डॉक्टर ने चेक किया, बच्चा लड़का है या लड़की? ये तो बहुत जरूरी है। निखिल उस वक्त बाथरूम में हाथ पैर धोने गया था। तभी आकांक्षा बोली, मां जी, ऐसा कैसे चेक करेंगे? डॉक्टर तो ये नहीं बताते। इस पर ललिता ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, आकांक्षा, तू जरूर चेक करवा, बच्चा लड़का है या लड़की, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेरी पहले से ही एक बेटी है और अब दूसरी बेटी नहीं चाहिए। तभी निखिल बाथरूम से बाहर आया और बोला, क्या हुआ मां, आप क्या कह रही थी? तो ललिता ने अपने बेटे से कहा, अरे निखिल बेटा, तुम लोग अस्पताल गए थे ना, तो देखा नहीं कि बच्चा लड़का है या लड़की? इस पर निखिल ने जवाब दिया, मां, अब डॉक्टर ये नहीं बताते। तभी ललिता ने थोड़ा झुंझलाकर कहा, लेकिन बेटा, अगर फिर से लड़की हुई तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो अब लड़का ही चाहिए, इसलिए मैं पक्का कह रही हूं, मुझे लड़का ही चाहिए। इस पर निखिल ने हंसते हुए कहा, मां, मैं आपसे कैसे पक्का कहूं? मैं कोई भगवान थोड़ी हूं जो मैं आकांक्षा के पेट में जाकर देख लूं कि बच्चा लड़का है या लड़की। इस पर ललिता ने गंभीर स्वर में कहा, मैं फिर से कह रही हूं निखिल बेटा,
अगर ये बच्चा लड़की हुई तो देख लेना तुम लोग। इसीलिए अब भी चेक करवा लो कि गर्भ में लड़का है या लड़की, क्योंकि बाद में मुझे कोई हंगामा नहीं चाहिए। और तू भी सुन आकांक्षा, मैं साफ साफ कह देती हूं, मुझे अब दूसरा लड़का ही चाहिए। अब हमारे घर को वारिस चाहिए, इसलिए पहले तुम्हारी एक बेटी हो चुकी, लेकिन अब और नहीं चलेगा। ये कहते हुए ललिता का लहजा और व्यवहार अचानक ही बदल गया। तो आकांक्षा ने थोड़ा डरते हुए कहा, मां जी, ये मेरे हाथ में थोड़े ही है। इस पर ललिता ने तीखे स्वर में जवाब दिया, हाँ मान लिया, ये तेरे हाथ में नहीं, लेकिन अगर ये गर्भ लड़की का हुआ तो हम गर्भपात करवाने को तैयार हैं, समझी? इस पर आकांक्षा ने हैरानी से कहा, मां जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? तो ललिता ने सख्ती से कहा, मैं जो बोल रही हूं वो सच है। चल, अब सुबह से महारानी की तरह घूम रही है, अब तू काम पर लग जा। तब अपनी सास की कठोर बातें सुनकर आकांक्षा फिर से काम में लग गई। पहले झाड़ू लगाकर फिर उसने रसोई में खाना बनाया और निखिल और अपनी सास ललिता को परोस दिया। तब उसे भी उनके साथ बैठकर खाने की इच्छा थी, लेकिन उसकी सास ने कुछ कहा नहीं, तो वो चुपचाप खाना परोस कर रसोई में लौट गई। फिर उनके खाने के बाद उसने बर्तन उठाई और धोकर रख दी। इधर ललिता ने फिर से अपने बेटे निखिल से कहा, बेटा, अच्छा हुआ कि तू आज घर पर है। चल अब एक काम कर, फिर से तू अस्पताल जा और आकांक्षा के गर्भ की जांच करवा, और लड़का है या लड़की ये पता कर। अगर लड़की हुई तो डॉक्टर से गर्भपात की बात करना। इस पर निखिल ने कहा, ठीक है मां, वैसे मुझे भी दूसरा लड़का ही चाहिए। फिर जाकर उसने आकांक्षा से कहा, चल आकांक्षा, तैयार हो जा, हमें अस्पताल जाना है। तब आकांक्षा का खाना अब भी बाकी था, लेकिन निखिल को इसकी परवाह ही नहीं थी। तो आकांक्षा बिना खाए ही उसके साथ निकल अस्पताल के लिए निकल पड़ी। अस्पताल पहुंचकर निखिल डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, गर्भ में लड़का है या लड़की ये चेक करना है। तो डॉक्टर ने सख्ती से कहा, देखिए, बाहर बोर्ड लगा है, आपने पढ़ा नहीं क्या? सरकारी नियम है, गर्भ में लड़का हो या लड़की हम नहीं बता सकते। इस पर निखिल ने कहा, डॉक्टर साहब, आपको जितने पैसे चाहिए हम देने को तैयार हैं। इस पर डॉक्टर ने गुस्से में जवाब दिया, चाहे जितने पैसे दो, ये काम नहीं होगा। अगर ज्यादा बोले तो पुलिस बुलानी पड़ेगी, समझे? पुलिस की नाम सुनकर निखिल चुप हो गया। फिर दोनों घर लौट आए। घर पहुंचकर निखिल ने अपनी मां ललिता को सारी बात बताया, तो ललिता को गुस्सा आ गया। फिर वो भड़कते हुए बोली, ये क्या बकवास है? तभी आकांक्षा चुपचाप पीछे के दरवाजे की तरफ काम करने चली गई। फिर ललिता ने अपनी बहन शांता को फोन किया और सारी बात बताई। तो शांता ने फौरन सुझाव दिया, केरल में एक जगह है जहां गर्भ की जांच हो जाती है, हाँ, मगर वहां थोड़े ज्यादा पैसे लगते हैं। इस पर ललिता ने तुरंत हामी भरी और आकांक्षा और निखिल को बुलाकर कहा, सुनो, कल तुम दोनों को केरल जाना है गर्भ की जांच करवाने। फिर अगले दिन आकांक्षा और निखिल केरल गए। फिर वहां गर्भ की जांच हुई और दुर्भाग्य से पता चला कि गर्भ में लड़की है। तब उनके घर लौटते ही आकांक्षा की सास ललिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो आकांक्षा पर चिल्लाने लगी। अब एक शब्द भी वो ठीक से नहीं बोल रही थी। इसके बाद हर रोज सुबह शाम वो ताने मारती और झगड़ा करती। फिर एक दिन ललिता और निखिल ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि आकांक्षा के गर्भ में लड़की है तो गर्भपात करवाना ही होगा। फिर वो आकांक्षा पर दबाव डालने लगे, लेकिन आकांक्षा बार बार मना करती रही। आखिरकार उसने साफ साफ गर्भपात कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद ललिता और निखिल ने आकांक्षा का जीना मुश्किल कर दिया, जिसके बाद दिन का 1 मिनट भी उसका चैन से नहीं बीतता था। ना सहे जाने वाले ताने, झगड़े और दबाव, यहां तक कि आखिर में ललिता और निखिल ने साफ कह दिया कि अगर तू गर्भपात नहीं करवाएगी तो तू इस घर में नहीं रह सकती, यहां से निकल जा। इतना सुनते ही आकांक्षा ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। फिर वो उनके पैरों में पड़ गई, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उसने हार मानकर गर्भपात के लिए हामी भर दी। लेकिन तब उसकी सास ललिता ने कहा, अब नहीं, क्योंकि अब तू इस घर में नहीं रह सकती। अब मैं निखिल के लिए दूसरी लड़की ढूंढूंगी,
जो हमारे घर को वारिस दे सके, क्योंकि तुझसे तो ये हो नहीं रहा। अब ये तुम्हारा दूसरी लड़की का गर्भ है। अगर तीसरा भी लड़की का हुआ तो हर बार गर्भपात के लिए पैसे कहां से लाएंगे? और अगर तुझे फिर गर्भ ही नहीं रहा तो तेरी बेटी का बोझ कौन उठाएगा? इस पर आकांक्षा ने रोते हुए कहा, मां जी, अब मैं कहां जाऊं, बताइए ना। तो उसके सास ललिता और उसके पति निखिल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमें नहीं पता, तू अपने मायके चली जा या कहीं और जा, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तब आकांक्षा ने उनकी एक न सुनी। वो चुपचाप अपने मन में ठान कर बैठ गई कि वो न तो गर्भपात करवाएगी और न ही वो घर छोड़ेगी। इसके बाद आकांक्षा ने ललिता और निखिल की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप घर के काम में जुट गई। अब इस बात को 7-8 दिन बीत गए थे तो एक दिन निखिल ने कहा, आकांक्षा, चल हमें मौसी के घर जाना है, वहां एक छोटा सा कार्यक्रम है तो मौसी ने बुलाया है। इस पर आकांक्षा खुशी खुशी अपने पति निखिल के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों सुबह सुबह तैयार होकर शांता के घर के लिए निकल पड़े। तब रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर निखिल ने कहा, तू यहीं रुक, मैं टिकट लेकर आता हूं। फिर वो टिकट लेने गया और आकांक्षा अपनी बेटी अनन्या और सामान की थैली के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार करने लगी। तब इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया, लेकिन निखिल नहीं लौटा। तो आकांक्षा उसकी तलाश में अपनी बेटी अनन्या को साथ लेकर टिकट काउंटर तक गई, लेकिन निखिल वहां नहीं था। फिर उसने इधर उधर देखा पर वो कहीं नहीं मिला। तो निराश होकर आकांक्षा एक बेंच पर बैठ गई। तब अनन्या भी उसके साथ थी। तब उसके पास ही एक औरत बैठी थी। तो आकांक्षा ने उससे विनती की, मैडम, मुझे अपने पति को 2 मिनट के लिए फोन करना है, क्या आप अपना मोबाइल दे सकती हैं? तब उस औरत ने आकांक्षा की मदद की और अपना फोन दे दिया। फिर आकांक्षा ने निखिल को फोन लगाया। फिर जब उसने फोन उठाया तो आकांक्षा बोली, निखिल, मैं बोल रही हूं। आकांक्षा, तुम कहां हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। इस पर निखिल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, आकांक्षा, मैंने और मां ने तुझे कितनी बार कहा कि अपनी इस बेटी का बोझ लेकर घर छोड़ दे, लेकिन तू मानती ही नहीं। इसलिए मुझे तुझे इस तरह रेलवे स्टेशन पर छोड़ना पड़ा। इसलिए अब तू मेरे घर वापस मत आना। इस पर आकांक्षा ने रोते हुए पूछा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़ रहे हो? तो निखिल ने सख्ती से कहा, तेरी गलती तुझे अच्छे से पता है। माँ और मुझे घर के लिए वारिस चाहिए, लेकिन तू बार बार लड़की ही पैदा करती है और ऊपर से कुछ सुनती नहीं। इसलिए माँ ने मेरे लिए दूसरी लड़की देख ली है, तो मैं उसी से शादी करूंगा। इसलिए तू अब मेरे घर मत आना, और अगर आई तो इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इतना कहकर निखिल ने फोन काट दिया। तब आकांक्षा को कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया। तब आकांक्षा ने वह औरत का फोन लौटाया और बेंच पर बैठकर रोने लगी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कहां जाए। तब उसके पास में उसकी बेटी अनन्या बैठी थी। तो आकांक्षा ने उस मासूम चेहरे की तरफ देखी। चूंकि उस छोटी सी बच्ची को कुछ पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर आकांक्षा ने एक हाथ अपने पेट पर रखा जहां उसका दूसरा बच्चा पल रहा था। फिर वो सोचने लगी, इस हालत में मैं कहां जाऊं? मेरे पति ने मुझे इस तरह बेसहारा छोड़ दिया। तब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पास बैठी औरत ने पूछा, बेटी, क्या हुआ? तो आकांक्षा ने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मायके की याद आ गई, इसलिए आंखों में आंसू आ गए। तब थोड़ी देर बाद उस औरत की ट्रेन आई और वो चली गई। लेकिन आकांक्षा उसी स्टेशन की बेंच पर बैठकर सोचती रही कि अब क्या करे। एक पल तो उसे लगा कि जिंदगी ही खत्म कर दे, लेकिन तब अनन्या उसके साथ थी। तो उसने मन में ठान लिया, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं निखिल के घर जरूर जाऊंगी। तब दोपहर का 12 बज चुका था। तो आकांक्षा अनन्या को लेकर सीधे अपने घर पहुंची। तब निखिल और ललिता दोनों घर पर ही थे। तो उसे देखते ही ललिता भड़क गई और बोली, हमें पता था तू फिर से आएगी। अब निखिल को भी गुस्सा आ गया, लेकिन आकांक्षा ने उनकी एक न सुनी और घर में घुस गई। लेकिन तभी निखिल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया।
तो आकांक्षा ने गिड़गिड़ाकर कहा, निखिल, मुझे घर से मत निकालो। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं। गर्भपात करवाना है ना? ठीक है, मैं तैयार हूं। लेकिन निखिल उसकी एक न सुन रहा था। तभी ललिता ने सख्ती से कहा, सुन आकांक्षा, तू ये गर्भ हटाएगी, और अगर तीसरा गर्भ भी लड़की का हुआ तो मैं क्या करूं? इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तुझे छोड़कर आए थे, फिर भी तू वापस चली आई, लेकिन अब तू यहां से निकल जा। तब आसपास के कुछ लोग घर के बाहर जमा होने लगे। तभी आकांक्षा ने निखिल से विनती की, प्लीज हंगामा मत करो, लोग देख रहे हैं। लेकिन निखिल ने तीखे लहजे में जवाब दिया, हां तो लोगों कौन देखने दो, मुझे क्या। तभी आकांक्षा ने फिर कहा, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया कि तुम मुझे इस तरह घर से निकाल रहे हो? मैं तो तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। प्लीज ऐसा मत करो। मैं कहां जाऊंगी घर छोड़कर? इस पर ललिता ने गुस्से में कहा, अरे निखिल, इसके साथ क्या बातें कर रहा है? मैंने तुझे कहा था ना, इसे एक बार घर से निकाल दो। तब अपनी मां की बात सुनते ही निखिल ने आकांक्षा का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचने लगा। अब दोनों घर के बाहर थे और ललिता दरवाजे पर खड़ी थी। हालांकि आसपास के कई लोग उनकी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे, लेकिन निखिल और ललिता आकांक्षा को घर में घुसने नहीं दे रहे थे। तभी एक पड़ोसन जिसका नाम मंजू था, उसने ललिता से पूछा, अरे दीदी, ये क्या हो रहा है? इसे घर से क्यों निकाल रही हो? तो ललिता ने गुस्से में जवाब दिया, इसके पेट में बच्चा है, लेकिन यह बच्चा मेरे निखिल का नहीं है। ये सुनकर आकांक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, मां जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? प्लीज ऐसा मत कहो। लेकिन ललिता ने और जोर से चिल्लाकर कहा, आकांक्षा, मैं साफ कह रही हूं, तू अब 1 मिनट भी यहां नहीं रुक सकती। अगर रुकी तो तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तब निखिल भी अपनी मां ललिता की बात से सहमत था। तो आकांक्षा को अब समझ आ गया कि यहां रुकने से कोई फायदा नहीं। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घर के बाहर भीड़ बढ़ती गई, तो आकांक्षा को अपनी ही बेइज्जती महसूस होने लगी। तभी निखिल ने उसकी बैग बाहर फेंक दिया। तो आकांक्षा ने अपनी बैग उठाई और अनन्या को लेकर घर से निकल पड़ी। तब वो अपनी मर्जी से नहीं जा रही थी, उसे जबरदस्ती निकाला जा रहा था। हालांकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो रोते रोते वो घर से काफी दूर निकल आई। तब आसपास के लोग उसे देख रहे थे, तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, इसलिए उसने पल्लू से अपना मुंह ढक लिया। अब एक हाथ में बैग थी और दूसरे हाथ से उसने अनन्या को पकड़ी। फिर तेज तेज कदम बढ़ाते हुए वो रेलवे स्टेशन पर पहुंची और उसी बेंच पर बैठी जहां वो पहले बैठी थी। लेकिन अब वहां बैठकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसे मायके जाने का मन हुआ, लेकिन मायके में भी वो जा नहीं सकती थी। तभी अनन्या भूख से रोने लगी। तब आकांक्षा के पास कुछ पैसे थे, तो उसने पास की दुकान से बिस्किट का पैकेट लिया और अनन्या को दे दिया। फिर शाम हो गई, लेकिन आकांक्षा उसी बेंच पर बैठी रही और वो अपने नसीब को कोस रही थी। तब वो अपने मन में सोच रही थी, अगर मेरे पेट में लड़का होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इसीलिए वो भगवान को दोष देती रही और तब उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। फिर देखते देखते शाम के 8 बज गए और अंधेरा छाने लगा। तो आकांक्षा सोचने लगी, अब क्या करूं? फिर रात के 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बज गए, लेकिन आकांक्षा उसी बेंच पर बैठी रही। हालांकि तब तक अनन्या उसकी गोद में सो चुकी थी। फिर रात गहराती गई और रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होती गई। लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार करते, हंसते बोलते और चले जाते, लेकिन आकांक्षा को कोई देखने वाला नहीं था। वो रात भर उसी बेंच पर बैठी रही। सुबह हुई, तब उस रेलवे स्टेशन पर पानी पीने की सुविधा थी, तो आकांक्षा ने वहीं से पानी पिया और अपने मुंह पर छींटे मारे। फिर अनन्या को भी पानी पिलाया। तब उसके पास कुछ और पैसे थे, जिनसे उसने थोड़ा सा खाने का सामान लिया और अनन्या को खिलाया और खुद भी खाई। फिर दूसरा दिन भी उसका ऐसे ही बीत गया। तीसरा दिन भी वैसे ही गुजर गया, लेकिन आकांक्षा उसी रेलवे स्टेशन पर ही रही। लेकिन अब वहां के कुछ दुकानदार उससे पूछने लगे, तुम कौन हो? यहां क्यों बैठी हो? किस लिए आई हो?
लेकिन आकांक्षा ने किसी को कुछ नहीं बताया। कोई कुछ पूछता तो वो अपनी जगह बदलकर दूसरी बेंच पर चली जाती। तब अनन्या भी उसके साथ थी। उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, क्योंकि पेट भर खाना नहीं मिल रहा था, जिससे माँ बेटी की हालत और बिगड़ गई। 7-8 दिन बाद आकांक्षा के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब उसके कानों में जो सोने की बालियां थीं, तो उसने वो भी सोनार की एक दुकान पर बेच दिया। फिर उससे कुछ पैसे मिले, जिनसे वो खाने पीने का सामान लेती रही और उसी रेलवे स्टेशन पर अपना दिन काटने लगी। लेकिन जल्दी ही वो पैसे भी खत्म हो गए, तो अब हालत इतनी खराब हो गई कि भूखे पेट सोना पड़ता था। अब आकांक्षा के कपड़े भी पूरी तरह मैले और फट चुके थे, लेकिन वो उसी बेंच पर बैठी रही। तभी उसके पास से एक धनी पति पत्नी का जोड़ा गुजरा, तो उन्होंने आकांक्षा की तरफ देखा। तब शायद उन्हें उसकी हालत पर दया आ गई होगी। तब पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने आकांक्षा को कुछ पैसे देने का फैसला किया। तब उन्होंने आकांक्षा को कुछ पैसे दिए, तो आकांक्षा ने उनकी तरफ देखा और एक पल को सोचा, ये मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं। लेकिन फिर बिना ज्यादा सोचे उसने पैसे ले लिए। तब उस धनी पति पत्नी ने पैसे देकर आगे बढ़ गए। फिर आकांक्षा ने पैसे देखे तो उसने 2 500 रुपए की नोट थी। फिर उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन तब कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। उधर ओ धनी पति पत्नी उससे दूर जा रहे थे। तभी उनकी पीठ की तरफ देखकर आकांक्षा के मन में ख्याल आया, इन्होंने मुझे पैसे क्यों दिए। फिर उसने अपनी हालत पर गौर किया। तब उसे अपने गंदे कपड़े, बिखरे बाल, अनन्या की बदहाल हालत का अंदाजा हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि शायद इन लोगों को उसकी हालत पर तरस आया होगा। तब एक पल को उसे लगा कि कहीं इन लोगों ने उसे भिखारी तो नहीं समझ लिया। तब ये ख्याल उसके मन में आते ही उसे अपनी हालत पर और बुरा लगा। लेकिन उन पैसों ने उसके मन के किसी कोने में थोड़ी सी खुशी भी जगाई। फिर उसने ठान लिया कि अब इन गंदे कपड़ों को फेंककर नए कपड़े पहनेगी और कहीं नहा लेगी। तब अनन्या पास ही बैठी थी और उसकी हालत भी आकांक्षा जैसी ही थी। तो आकांक्षा ने अनन्या को साथ लिया, अपनी बैग उठाई और नहाने की जगह ढूंढने निकल पड़ी। तब उस रेलवे स्टेशन के बाहर उसने आसपास देखा, लेकिन कहीं पानी की व्यवस्था नहीं दिखी, न ही कोई ऐसी जगह मिली जहां वो नहा सके। फिर चलते चलते वो रेलवे स्टेशन से काफी दूर निकल गई। तब रास्ते में एक पुराना खंडहर सा घर दिखा, जिसके पास एक बड़ी प्लास्टिक की टंकी भी थी, जिसमें पानी भरा हुआ था। तो आकांक्षा टंकी के पास गई और सोचने लगी कि क्या मैं यहीं नहा लूं। फिर उसने आसपास देखा, लेकिन वहां रास्ता था और लोग आ जा रहे थे, तो उसे वहां नहाना मुश्किल लगा। फिर भी उसने मन में ठाना, जो होगा देखा जाएगा। ये सोचकर वो टंकी के पास खड़ी होकर अपने ऊपर पानी डालने लगी। फिर उसने टंकी में हाथ डाला और सौभाग्य से उसे एक मग मिल गया। तो मग में पानी भरकर वो अब अपने सिर पर डालने ही वाली थी कि तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, अरे वहां कौन है, औरत है। तब एक बूढ़ी औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी। तब उसका आवाज सुनकर आकांक्षा डर गई और वहां से भागकर वापस रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ी। तब रास्ते में उसे एक भिखारी दिखा जो जमीन पर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आने जाने वाले लोग उसे पैसे दे रहे थे और आगे बढ़ जाते थे। तब आकांक्षा ने एक बार उसे देखा, फिर अपनी हालत पर नजर डाली, तो उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया। फिर वो रेलवे स्टेशन के पास गई और स्टेशन के बाहर जमीन पर मिट्टी के ऊपर बैठ गई, जिससे आने जाने वालों को वो देखने लगी। और तब वो अपना हाथ फैलाने लगी, जिससे लोग उसे देखते और कुछ लोग उसके हाथ में पैसे रख देते। हालांकि उसे ये बात हैरान करने वाली लगी, क्योंकि लोग उसे भिखारी समझ रहे थे और इसलिए पैसे दे रहे थे। फिर देखते देखते कुछ ही देर में उसके पास 200-300 रुपये इकट्ठा हो गए। तो इन पैसों को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। फिर उसने कुछ पैसे से खाने का सामान लिया और अनन्या को खिलाया और खुद भी खाया। फिर रात को वो रेलवे स्टेशन की बेंच पर जाकर सो गई। लेकिन अचानक ही उसके पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ गलत हो रहा हो। तो वो अनन्या को लेकर जल्दी से लेडीज टॉयलेट में गई। वहां उसने अपनी साड़ी चेक की और जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं,
क्योंकि तब खून बह रहा था, यानी तनाव, भूख और गलत खानपान की वजह से उसका गर्भ गिर गया था। फिर आकांक्षा ने अनन्या को कोने में बिठाया और बाथरूम में जाकर खुद को साफ किया। काफी देर तक वो वहां रुकी, फिर बाहर बेंच पर आकर बैठ गई। अब उसकी हालत और खराब हो चुकी थी। उसे बहुत कमजोरी और थकान महसूस हो रही थी। शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वहां रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा घड़ी थी, तो उसने देखा तो रात के 8-7 बज चुके थे। तभी वो अनन्या को लेकर रेलवे स्टेशन से बाहर निकली। वहीं पास में एक मेडिकल स्टोर था। वहां जाकर उसने दुकानदार को अपनी हालत बताई। फिर दुकानदार ने उसे कुछ दवाएं दिया और कहा, इनको लेने से पहले कुछ खा लेना, इससे आराम आपको मिलेगा। तब आकांक्षा ने दवाएं लिया और पास की दुकान से बिस्किट का पैकेट लिया और बेंच पर जाकर बैठ गई। फिर कुछ बिस्किट खाई, फिर थोड़ा पानी पी और फिर दवाएं ली। अब उसने मन में पक्का ठान लिया कि अब उसका बच्चा तो चला गया था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तक नहीं आए। जैसे अब उसका दिल जैसे पत्थर हो गया था। हालांकि उसे दुख होना चाहिए था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसकी जान छूट गई हो। मन के किसी कोने में उसे यह भी लगा कि अच्छा हुआ गर्भ गिर गया। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर ही अपने दिन काटने लगी और उसकी बेटी अनन्या को भी उस माहौल की आदत पड़ गई। उस रेलवे स्टेशन के आसपास 4-5 और लोग थे जो वहां सोते थे और दिन भर भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन शाम को 7 बजे 2 पुलिस वाले रेलवे स्टेशन पर आए। उन्होंने वहां सो रहे लोगों को हटाना शुरू किया। तब उन लोगों ने आकांक्षा को भी उठाया और कहा, यहां रुकना नहीं है, इसलिए यहां से निकल जाओ। तो आकांक्षा अनन्या को लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे चली गई। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वाले चले गए तो वो वापस रेलवे स्टेशन पर आकर बैठ गई। इसके बाद अब ऐसा रोज होने लगा। पुलिस वाले रोज आते, सबको हटाते और आकांक्षा अनन्या के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती, फिर वापस आकर उसी बेंच पर बैठ जाती। एक दिन एक पुलिस वाला आया और उससे पूछने लगा, तुम रोज यहाँ क्यों बैठती हो? तुम्हारा घर नहीं है और ये बच्ची किसकी है? इस पर आकांक्षा ने पुलिस वाले को जवाब दिया, हाँ साहब, ये मेरी बेटी अनन्या है। फिर उसने अपनी पूरी कहानी उस पुलिस वाले को बता दी। तब उसकी कहानी सुनकर पुलिस वाले को उसकी हालत पर बहुत दया आई। फिर उसने कहा, मेरा नाम राजेश है, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और तुम्हें एक आश्रम में ले जाऊंगा। वहां तुम्हारे रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तब इंस्पेक्टर राजेश की बात सुनकर आकांक्षा का मन थोड़ा हल्का हुआ। वो खुश हो गई और राजेश वहां से चला गया। अगले दिन सुबह वो फिर आया। फिर आकांक्षा और अनन्या को साथ लिया और एक रिक्शा में बैठकर रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में जाकर राजेश ने वहां के कर्मचारियों से कुछ बात किया। तभी आश्रम का एक मुख्य कर्मचारी उनके पास आया। फिर राजेश ने उसे आकांक्षा की सारी बात बताई। तो उस कर्मचारी ने कहा, साहब, हम इस महिला को यहां नहीं रख सकते क्योंकि अभी हमारे पास जगह नहीं है और आश्रम के मालिक भी बाहर गए हुए हैं, इसलिए हमें माफ करें, हम इन्हें यहां नहीं ले सकते। तब राजेश सादे कपड़ों में था और उसने कर्मचारी को यह नहीं बताया कि वो पुलिस वाला है। शायद अगर वो ये बता देता तो कहीं वो कर्मचारी मना न करता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद राजेश भी निराश हो गया और आकांक्षा का दिल भी टूट गया। फिर वो दोनों अनन्या और आकांक्षा की बैग के साथ आश्रम से बाहर निकल आए। फिर आकांक्षा ने राजेश से कहा, साहब, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आपने मेरे लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, मैं वापस रेलवे स्टेशन पर चली जाऊंगी, कुछ पैसे इकट्ठा करूंगी और फिर कहीं किराए का मकान लेकर कोई काम धाम ढूंढ लूंगी। इस पर राजेश ने कहा, नहीं, तुम्हें अब रेलवे स्टेशन पर वापस जाने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम कुछ दिन मेरे घर चलो, बाद में तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी तो तुम वहां से चली जाना। तब उस इंस्पेक्टर की बात सुनकर आकांक्षा थोड़ा चौंकी। तभी राजेश ने आगे कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो ठीक है, वरना तुम वापस रेलवे स्टेशन पर जा सकती हो। तब आकांक्षा ने उसकी बात पर गौर किया
तो उसे इंस्पेक्टर राजेश की बात झंझ गई। तो उसने कहा, ठीक है साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके साथ आपके घर चलने को तैयार हूं। इसके बाद आकांक्षा ने अनन्या को साथ लिया और राजेश के साथ उसके घर चली गई। राजेश का घर ग्राउंड फ्लोर पर था और बहुत ही शानदार था। घर में घुसते ही उसने आकांक्षा को पानी पिलाया और कहा, तुम और अनन्या नहा धो लो। तब आकांक्षा ने कई महीनों बाद ठीक से नहाया। तब उसके पास एक साफ सुथरी साड़ी थी जिसे उसने पहना। अनन्या को भी नहलाया। फिर राजेश ने दोनों को खाना दिया। खाना खाने के बाद आकांक्षा के मन में सवाल उठा कि इतने बड़े घर में क्या राजेश अकेला रहता है। तो उसने पूछा, साहब, इस घर में और कोई नहीं रहता क्या? तो इससे राजेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ। इस पर आकांक्षा ने फिर से पूछा, आपका परिवार कहाँ है साहब? तो राजेश ने जवाब दिया, मेरे परिवार वाले गांव में रहते हैं। फिर आकांक्षा ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, साहब माफ करें, लेकिन मैं इस तरह आपके घर में नहीं रह सकती। तभी राजेश ने शांति से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करो। मेरा ये मतलब नहीं कि तुम हमेशा मेरे घर में रहो। आगे राजेश ने कहा, तुम कुछ दिन यहाँ रहो, फिर अपने लिए कोई काम धाम ढूंढ लेना। फिर जब तुम्हारा रहने का इंतजाम हो जाए या कोई किराए का कमरा मिल जाए तो यहाँ से चली जाना। तब तक मेरे घर में रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर से आकांक्षा ने राजेश की बात पर गौर किया तो उसे राजेश की बात सच्ची लगी। तो उसने कहा, ठीक है साहब, मैं कुछ दिन आपके घर रह लूंगी। इस तरह आकांक्षा राजेश के घर में रहने लगी। राजेश ने उसे और अनन्या को रहने के लिए एक कमरा दिया। इसके बाद आकांक्षा ने घर के सारे काम संभाल लिए। घर में रसोई तो थी, लेकिन राजेश पहले खाना नहीं बनाता था। अब आकांक्षा के आने से सुबह शाम घर में खाना बनने लगा। राजेश ने आकांक्षा और अनन्या को रात में सोने के लिए एक अलग कमरा भी दिया था। आकांक्षा और अनन्या उस कमरे में रहते थे। अब राजेश के घर में रहते हुए आकांक्षा को 10 दिन हो चुके थे। वैसे राजेश का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन वो कोई बड़ा पुलिस अफसर नहीं था, ना ही ओ इंस्पेक्टर था, बल्कि वो एक कांस्टेबल था। उसकी बीवी गांव में रहती थी और वो कभी कभी उससे फोन पर बात करता था। राजेश की ड्यूटी दिन में होती थी तो शाम को वो घर लौटता था। तब तक आकांक्षा खाना बनाकर रखती थी। फिर राजेश घर आता और खाना खाता। फिर आकांक्षा और अनन्या खाना खाते। इसके बाद राजेश अपने कमरे में सोने चला जाता और आकांक्षा अनन्या को लेकर अपने कमरे में चली जाती। हालांकि आकांक्षा को यह नया माहौल बहुत अजीब लग रहा था। पिछले 3-4 महीनों से वो और अनन्या रेलवे स्टेशन पर सोते थे तो वहां रात में मच्छर काटते थे और लोग कुछ भी बोलते थे और कुछ बदमाश टाइप के लोग गंदी नजरों से भी देखते थे। तब आकांक्षा जानबूझकर फटे पुराने कपड़े पहनती थी ताकि कोई उसे गलत नजर से न देखे। फिर भी कुछ मर्दों की नजरें उस पर टिकी जाती थीं। हालांकि वो इन सब को नजरअंदाज करती थी, लेकिन अब राजेश ने उसे और अनन्या को अपने घर में जगह दिया था तो वो किसी फरिश्ते की तरह आकांक्षा की जिंदगी में आया था। फिर भी आकांक्षा के मन में एक बात खटक रही थी कि ये उसकी अपनी जिंदगी नहीं है, इसलिए उसे कुछ तो करना होगा, कोई नौकरी या छोटा मोटा धंधा। तब दिन भर वो यही सोचती रहती। वैसे राजेश के घर में खाने पीने का सारा सामान भरा रहता था। वो कभी कभी बाजार से फल भी लाता था। फिर अनन्या को बड़े प्यार से फल देता और उससे अपनापन तरीके से बातें करता। तब अनन्या भी उससे घुलने मिलने लगी थी। फिर कभी कभी राजेश अनन्या को शाम को घुमाने के लिए भी ले जाता और रास्ते में उसे आइसक्रीम खरीद के देता। एक बार उसने आकांक्षा के लिए भी आइसक्रीम लाया, लेकिन आकांक्षा ने जानबूझकर कहा, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं, क्योंकि तब वो सोच रही थी कि आखिर वो एक जवान औरत है और राजेश भी एक जवान मर्द, और उसके मन में क्या है ये बात उसे परेशान करती थी। लेकिन राजेश उसे बहुत सभ्य और सादा सादा इंसान लगा। उसकी बातों और व्यवहार से लगता था कि वो समझदार और काबिल है। तब आकांक्षा के पास उसकी बैग में सिर्फ 4 ही साड़ियां थीं। उनमें से 2 तो बहुत खराब हो चुकी थीं। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते वक्त वो ज्यादातर वही साड़ी पहनती थी
जो थोड़ी ठीक थी। एक शाम राजेश हमेशा की तरह घर आया। तब आकांक्षा ने उसे खाना परोसा। तब उसने अनन्या और आकांक्षा को भी अपने साथ खाने के लिए बुलाया। फिर राजेश ने कहा, आकांक्षा तुम भी बैठो ना। इस पर आकांक्षा ने कहा, नहीं नहीं, आप खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन राजेश ने जिद किया और कहा, प्लीज मेरे साथ खाना खाओ, मुझे अच्छा लगेगा, मैं रोज अकेले ही खाता हूं। तब उसके जोर देने पर आकांक्षा उसके साथ खाने बैठ गई। उस दिन पहली बार दोनों ने साथ में खाना खाया। तब खाते वक्त राजेश ने कहा, आकांक्षा किसी भी बात का टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी चिंता मत करना, बल्कि इस घर को अपना ही घर समझना। जब तक तुम चाहो यहां रह सकती हो। इस पर आकांक्षा ने जवाब दिया, नहीं साहब, मैं इस तरह आपके घर बैठकर पेट नहीं भर सकती। फिर आगे आकांक्षा ने राजेश से कहा, साहब आपने मुझे और अनन्या को अपने घर में जगह दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूं। लेकिन मुझे भी कुछ करना होगा ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। अगर कहीं नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं धीरे धीरे पैसे जमा करूंगी और फिर कोई किराए की जगह ले लूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके घर में ज्यादा दिन तक रुकना चाहिए। इस पर राजेश ने जवाब दिया, आकांक्षा मैं तुम्हारी बात समझता हूं, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आकांक्षा मेरा नाम राजेश है, तो तुम मुझे राजेश कह सकती हो, बार बार तुम्हें मुझे साहब कहने की जरूरत नहीं है। इस पर आकांक्षा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ठीक है राजेश जी। फिर खाना खाने के बाद आकांक्षा बर्तन उठाई और रसोई में जाके रख दी। इधर राजेश अपने कमरे में सोने चला गया। फिर आकांक्षा और अनन्या भी अपने कमरे में जाकर सो गईं। उस रात आकांक्षा को राजेश की सारी बातें याद आ रही थीं। तभी उसे अपने ससुराल और मायके की याद आई। फिर उसने सोचा कि उसकी मां की हालत कैसी होगी। तब यह ख्याल भी उसके मन में आया। फिर निखिल और इसकी सास ललिता की याद आई, लेकिन तब उसे यह भी अच्छे से पता था कि उनके दिल में उसके लिए कितनी नफरत है। फिर उसने अपने मन ही मन ठान लिया कि वो अब कभी ससुराल की चौखट नहीं चढ़ेगी। एक सुबह राजेश ने आकांक्षा से कहा, आकांक्षा मेरी बीबी उर्वशी बीमार है, उसे कोई गंभीर बीमारी हुई है तो उसे अस्पताल में दिखाना है, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। इस पर आकांक्षा ने पूछा, अच्छा ठीक है राजेश जी, वो कब आ रही हैं? तो राजेश ने जवाब दिया, वो कल ही आ रही हैं। तो आकांक्षा ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद राजेश अपनी ड्यूटी पर चला गया। लेकिन उस पूरे दिन आकांक्षा के मन में उलझन छाई रही। वो सोचने लगी कि अगर उर्वशी ने उसे इस घर में देखा तो वो क्या सोचेगी, वो उसके साथ कैसा बर्ताव करेगी, क्योंकि औरतों का स्वभाव कैसा होता है ये आकांक्षा अच्छे से जानती थी। इसलिए उसे डर लगने लगा कि उर्वशी के आने से क्या होगा। फिर वो दिन भर यही सोचती रही। आखिर में उसने फैसला किया कि अगर उर्वशी ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया तो वो ये घर छोड़ देगी। या तो वो वापस रेलवे स्टेशन पर चली जाएगी या फिर राजेश से कुछ पैसे मांगकर किराए की जगह ले लेगी और कोई काम ढूंढ लेगी। उस पूरे दिन उसके मन में ऐसे ही उलटे सीधे ख्याल आते रहे। जब शाम हुई तो शाम को आकांक्षा सोफे पर बैठी अपने ख्यालों में डूबी थी। तब अनन्या पीछे के कमरे में सो रही थी। तब उसे पता ही नहीं चला कि राजेश कब घर आ गया। तब वो इतना सोच में डूबी थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तब अचानक राजेश उसके पास सोफे पर आकर बैठ गया। फिर उसने आकांक्षा की तरफ देखा तो आकांक्षा जल्दी से संभली, पल्लू से आंसू पोंछे। तो राजेश ने पूछा, आकांक्षा क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? तुम रो रही थी और क्या सोच रही थी? तो आकांक्षा ने झट से कहा, नहीं नहीं, मैं कहां रो रही थी, मेरी आंख में कचरा चला गया था। इस पर राजेश ने गंभीर होकर कहा, आकांक्षा झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुम कुछ सोच रही थी। तुम्हें अपने बीते हुए कल की और आने वाले कल की चिंता हो रही है ना? तब राजेश ने आकांक्षा का मन पढ़ लिया था, लेकिन आकांक्षा ने फिर भी सिर हिलाकर कहा, नहीं राजेश जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप बस यूं ही सोच रहे हैं। तभी राजेश ने आकांक्षा के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, आकांक्षा मैंने तुमसे कहा था ना कि इतनी चिंता मत करो।
और तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। फिर आगे राजेश ने कहा, आकांक्षा, तुम्हें पता है ना कि ज्यादा सोचने से ही तुम्हारा गर्भ गिर गया था, और अब अगर तुम और ज्यादा सोचोगी तो इसका असर तुम्हारे दिमाग पर होगा। इसलिए इतना सोचना ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी सेहत को नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने तुमसे पहले दिन से कहा था कि बिल्कुल चिंता मत करो, इस घर को अपना घर समझो। तब राजेश का हाथ अभी भी आकांक्षा के हाथ पर था। तब वो इतनी हमदर्दी दिखा रहा था कि उसने अपना एक हाथ आकांक्षा के हाथों पर रखा और दूसरा हाथ उसके कंधे पर रख दिया। फिर वो आकांक्षा की आंखों में देखते हुए बोला, आकांक्षा, तुम्हें कौन सी बात खाई जा रही है? तुम्हें किस बात का टेंशन है? अगर कोई और बात है जो तुमने मुझे नहीं बताई तो बता दो। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे खुलकर कह सकती हो। तब राजेश की इतनी हमदर्दी और प्यार भरे लहजे से आकांक्षा की आंखों में आंसू छलक आए तो राजेश ने अपने एक हाथ से उसके आंसू पोंछा। हालांकि उसका दूसरा हाथ अभी भी आकांक्षा के कंधे पर था। फिर उसने वो हाथ आकांक्षा की पीठ पर रखा और उसके और करीब आ गया। फिर उसने आकांक्षा का सिर अपने कंधे पर रख लिया और प्यार भरी आवाज में कहा, आकांक्षा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, लेकिन इतना मत भी सोचो, इससे तुम्हारी सेहत खराब ही होगी। ठीक है, अगर तुम्हें इस घर में रहना मुश्किल लग रहा है तो कुछ दिन रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरी ढूंढ दूंगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसे रोना नहीं। अब आकांक्षा के आंसू राजेश के कंधे पर गिर रहे थे, लेकिन वो किसी फरिश्ते की तरह उसकी जिंदगी में आया था। तभी राजेश ने आगे कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी बीबी उर्वशी आ रही है। क्या तुम्हें उसी की वजह से टेंशन हो रहा है? देखो, अगर ऐसा है तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि मेरी बीबी आएगी तो तुम देखना, उसका स्वभाव मुझसे भी अच्छा है, वो तुम्हें समझेगी, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तब राजेश की ये बात सुनकर आकांक्षा का मन थोड़ा हल्का हुआ। फिर उसने कहा, हाँ राजेश जी, ठीक है, अब मैं टेंशन नहीं लूंगी। तब भावनाओं में बहकर आकांक्षा ने अनजाने में राजेश को गले लगा लिया, जिससे उसको बहुत सुकून और सुरक्षा का एहसास हुआ। लेकिन जब उसे होश आया कि उसका सिर राजेश के कंधे पर है और वो उसे गले लगाए हुए है, तो उसने खुद को संभाला और उससे अलग हो गई। फिर उसने अपने हाथों से गालों पर आए आंसुओं को पोंछा और कहा, राजेश जी, माफ करें, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। इस पर राजेश ने कहा, अरे आकांक्षा, मैंने कहा ना, इतना मत सोच। ठीक है, तुम्हें पानी चाहिए? तो आकांक्षा ने कहा, नहीं ठीक है। लेकिन राजेश ने कहा, रुको, तुम यहीं बैठो, मैं पानी लाता हूं। इतना कहकर वो उठा और रसोई से एक गिलास पानी लाया। तो आकांक्षा ने 2 घूंट पानी पिया, फिर बाथरूम में जाकर मुंह पर पानी मारी और तरोताजा होकर बाहर आई। फिर उसने कहा, राजेश जी, मैं चाय बनाती हूं। ये कहकर वो रसोई में गई, चाय बनाई और राजेश को दी और खुद भी चाय पी। तब तक अनन्या भी नींद से जाग चुकी थी, तो वो उसे भी चाय दी। तब काफी देर हो चुकी थी, अब शाम भी हो गई थी, लेकिन आकांक्षा ने उस दिन खाना नहीं बनाया था, तो जल्दी जल्दी खाना तैयार किया। फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया। अगले दिन दोपहर 2 बजे के आसपास उर्वशी घर आई। तब राजेश को पहले ही पता था कि आज उर्वशी आने वाली है, इसलिए वो आज घर पर ही रुका था। उर्वशी को आते ही देखकर आकांक्षा को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उर्वशी की तबीयत बहुत खराब थी। वो बहुत दुबली पतली हो गई थी। उसका चेहरा उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। बीमारी ने उसकी हालत बहुत खराब कर दी थी। ये आकांक्षा ने उसे देखते ही समझ लिया। घर में आने के बाद चाय पानी हुआ। फिर राजेश ने उर्वशी को आकांक्षा की सारी कहानी बताया। तब आकांक्षा की बात सुनकर उर्वशी ने उसके लिए हमदर्दी दिखाई। तब सब सोफे पर बैठे थे। तभी राजेश ने उर्वशी से कहा, देखो ना, आकांक्षा तुम्हारे आने की बात सुनकर बहुत परेशान थी। उसे डर था कि तुम्हारे आने के बाद क्या होगा। इस पर उर्वशी ने आकांक्षा से कहा, आकांक्षा जी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। राजेश ने मुझे तुम्हारी सारी बात पहले ही बता दी है। मुझे सब कुछ पता है, इसलिए तुम इस घर में बेझिझक रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूं। तब उर्वशी इतने खुले दिल से बात कर रही थी, जबकि वो खुद भी अपनी जिंदगी में दुखी थी।
फिर भी उसने आकांक्षा का दर्द समझा। ये देखकर आकांक्षा को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद राजेश और उर्वशी ने साथ में खाना खाया। तब उन्होंने आकांक्षा को भी अपने साथ खाने के लिए बुलाया। उस दिन शाम तक आकांक्षा को उर्वशी का स्वभाव अच्छे से समझ आ गया, क्योंकि उर्वशी राजेश से भी ज्यादा सादी और मिलनसार थी। इससे आकांक्षा के मन के सारे डर और उलटे सीधे ख्याल शाम तक गायब हो गया। अब अगले दिन राजेश और उर्वशी को अस्पताल जाना था, तो आकांक्षा ने सुबह उठकर उनकी सारी तैयारियां कर दी। फिर सुबह के 9 बजे राजेश और उर्वशी अस्पताल के लिए निकल गए। फिर आकांक्षा ने घर का बचा हुआ काम निपटाया और पसरे हुए सामान को ठीक किया। फिर शाम 4 बजे के आसपास उर्वशी और राजेश घर लौटे। तब उर्वशी अनन्या के लिए एक खिलौना लाई थी। उस वक्त अनन्या अकेले खेल रही थी, तो उर्वशी ने आते ही अनन्या को खिलौना दिया। तो अनन्या खिलौना देखकर बहुत खुश हुई और उछल उछलकर खेलने लगी। तब उर्वशी के चेहरे पर भी खुशी और सुकून झलक रहा था। फिर उर्वशी कुछ दिन आकांक्षा और अनन्या के साथ रही, लेकिन वो रोज कहती, मुझे इस शहर में कुछ अजीब सा लगता है, यहाँ का माहौल मुझे रास नहीं आता। वैसे भी डॉक्टर ने उसे साफ हवा में रहने की सलाह दी थी, क्योंकि उनके घर के पास एक फैक्ट्री थी जिसका धुआं आसपास फैलता था। इसलिए उर्वशी बार बार कहती, इस धुएं से मेरा दम घुटता है, मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। इसलिए राजेश कहता, ठीक है, 4-5 दिन रुक जाओ, फिर मैं तुम्हें गांव छोड़ आऊंगा। फिर वैसा ही हुआ। उर्वशी 4-5 दिन रुकी। फिर उसने गांव जाने की तैयारी शुरू कर दी। तब सारा सामान पैक किया और जो ले जाना था वो लिया। फिर एक सुबह वो गांव के लिए निकल गई। तब जाते वक्त उर्वशी ने अनन्या को प्यार से गले लगाया और आकांक्षा से कहा, आकांक्षा, टेंशन मत लेना, आराम से यहाँ रहो, और हाँ, राजेश का भी ख्याल रखना। जब से तुम यहाँ आई हो मुझे अब बिल्कुल चिंता नहीं है। पहले हमेशा ये डर रहता था कि ये खाना खाएंगे या नहीं, लेकिन तुमने सब कुछ संभाल लिया है। तुम वक्त पर खाना बनाती हो, घर को साफ सुथरा रखती हो। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे जीवन का दुख भी खत्म हो जाए। फिर आगे उर्वशी ने कहा, मैं तुम्हें बीच बीच में फोन भी करूंगी। फिर उसने अनन्या को प्यार से एक चुम्मी दी और राजेश के साथ गांव के लिए निकल गई। राजेश और उर्वशी के गांव जाने के बाद घर बहुत सूना सूना लग रहा था। वैसे भी आकांक्षा ने जैसा सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ था, क्योंकि उर्वशी इतनी अच्छी निकली कि आकांक्षा को उसका व्यवहार देखकर हैरानी हुई। जितने दिन उर्वशी रही उसने आकांक्षा और अनन्या के साथ बहुत प्यार और दया से बात किया। लेकिन अब राजेश और उर्वशी के जाने के 3 दिन बीत चुके थे। घर में अब सिर्फ आकांक्षा और अनन्या ही थे। तो कभी कभी आकांक्षा को लगता कि वो अभी भी रेलवे स्टेशन पर उन फटे पुराने कपड़ों में बैठकर कोई सपना देख रही है, लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। फिर भी उसे ये बात खटकती थी कि ये उसकी अपनी जिंदगी नहीं है। ये घर, राजेश और उर्वशी, ये सब कुछ समय के लिए ही उसके जीवन में है। इसलिए उसे जल्दी ही अपने लिए कुछ करना होगा। हालांकि आकांक्षा को डर था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद उसे फिर से रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने की नौबत आ सकती है। तब 4 दिन बाद राजेश अपनी बीबी उर्वशी को गांव छोड़कर वापस आ गया। लेकिन इस बार उसका मिजाज कुछ बदला बदला सा था। घर आने के बाद उसने अनन्या से भी ज्यादा बात नहीं किया। शाम को उसने थोड़ा सा खाना खाया और सो गया। अगली सुबह भी आकांक्षा को लगा कि राजेश का मूड कुछ ठीक नहीं है, तो उसने हिम्मत करके पूछा, राजेश जी, क्या हुआ? आप बहुत चुप चुप से लग रहे हैं। गांव में सब ठीक तो है ना? इस पर राजेश ने जवाब दिया, हाँ आकांक्षा, गांव में सब ठीक है। तभी आकांक्षा ने फिर से पूछा, तो फिर आपका मूड इतना खराब क्यों है? क्या मेरी वजह से कुछ हुआ है? तो राजेश ने तुरंत कहा, नहीं नहीं आकांक्षा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। तभी आकांक्षा ने जिद पकड़ लिया, फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए। तब राजेश ने टालने की बहुत कोशिश किया, अरे छोड़ो ना, तुम इन झमेलों में मत पड़ो। लेकिन तब आकांक्षा ने ठान लिया था, इसलिए उसने कहा, नहीं, ऐसा कैसे चलेगा, आपको मुझे बताना ही होगा। इस पर राजेश ने कहा, ठीक है रुको, मैं पहले चाय लाता हूं,
इतना कहकर वो रसोई में गया। तब रसोई में चाय पहले से ही तैयार थी, तो आकांक्षा भी रसोई में गई और उसने 2 कपों में चाय डाली और एक कल राजेश को दी और एक खुद ली। फिर वो दोनों बाहर आए और सोफे पर बैठ गए। तभी आकांक्षा ने चाय की घूंट लेते हुए कहा, राजेश जी, अब बताइए क्या बात है। अब राजेश का मन खुल गया, तो उसने दुखी होकर कहा, देखो आकांक्षा, मैं एक पुलिस वाला हूँ, अच्छा वेतन भी मिलता है, फिर भी मेरी बीबी को मुझसे दूर गांव में रहना पड़ता है, इसलिए मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है। इतना सुनकर आकांक्षा को अब समझ आया कि राजेश को किस बात का दुख है, तो उसने कहा, राजेश जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन शहर की हवा में उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, अपने सीनियर से बात करके गांव के पास की किसी पुलिस चौकी में अपना ट्रांसफर ले लें, फिर आप गांव में रहकर भी नौकरी कर सकते हैं। इस पर राजेश ने उदास होकर कहा, हाँ आकांक्षा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैंने कोशिश किया था, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाया। शायद भविष्य में हो जाए, लेकिन कब ये पक्का नहीं है। इस पर आकांक्षा ने फिर सुझाव दिया, राजेश जी, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, उर्वशी जी को कुछ और दिन यहाँ रखकर देखें, शायद उनकी तबीयत को यहाँ की हवा की आदत पड़ जाए। इस पर राजेश ने दुखी होकर कहा, हमने ये भी आजमाया, लेकिन अकेले रहने पर उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। ये कहते हुए राजेश का चेहरा बहुत उदास था, लेकिन अब आकांक्षा चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, राजेश जी, सब ठीक हो जाएगा। फिर राजेश ने कहा, चलो ठीक है, मुझे अब ड्यूटी के लिए निकलना है। तब उसकी ड्यूटी का समय हो गया था, तो वो निकल गया। उसी दिन दोपहर को उर्वशी का फोन आया। उसने आकांक्षा से हालचाल पूछा। तब उर्वशी की अपनापन भरी बातों से आकांक्षा को बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को आकांक्षा ने खाना तैयार किया। फिर राजेश के आने पर दोनों ने साथ में खाना खाया। अब राजेश के गांव से लौटे हुए लगभग 2 महीना बीत चुका था, तो एक दिन आकांक्षा ने राजेश से कहा, राजेश जी, आपने मेरे लिए नौकरी ढूंढने की बात की थी, तो उसका क्या हुआ? तो राजेश ने जवाब दिया, हाँ, मैंने कोशिश किया था, लेकिन कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। इस पर आकांक्षा ने कहा, राजेश जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं? तो राजेश ने कहा, हाँ बोलो ना। तो आकांक्षा ने कहा, आपके घर से 4-5 घर छोड़कर एक बाजार है, वहां एक छोटी सी दुकान किराए पर मिल रही है। मैंने देखा, वो बहुत अच्छी है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं वहां एक छोटी सी ब्यूटी शॉप की दुकान खोलना चाहती हूँ। शुरू में कम सामान रखूंगी, वैसे भी दिन भर मैं घर में अकेले बोर होती हूँ, और इतने महीनों से आप और उर्वशी जी मुझे और अनन्या को संभाल रहे हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस दुकान को शुरू करना चाहती हूँ। तब राजेश ने आकांक्षा की बात सुनकर कहा, क्या बात है आकांक्षा, ये तो बहुत बढ़िया सोच है तुम्हारा, मेरा पूरा साथ है तुम्हें, लेकिन तुम ये सब शुरू कैसे करोगी? कुछ सोचा है? तो आकांक्षा ने जवाब दिया, हाँ राजेश जी, मैंने पता किया है। शहर में एक जगह थोक में ब्यूटी का सामान सस्ते दाम में मिलता है। वहां से शुरू में 7-8 हजार का माल लूंगी और अलग से दुकान का कुछ एडवांस जमा करना पड़ेगा, फिर हर महीने किराया देना होगा। इस पर राजेश ने पूछा, अच्छा, तुम दुकान के मालिक से बात की हो? तो आकांक्षा ने कहा, नहीं, मैंने पहले आपसे राय लेना ठीक समझी। पहले आपकी सहमति मिले, फिर मैं आगे बढ़ूं। इस पर राजेश ने खुश होकर कहा, अरे बहुत अच्छा सोचा है तुमने, जाओ उस दुकान के मालिक से बात करो, मैं पूरी तरह तैयार हूं। तुम्हारा ये विचार बहुत शानदार है आकांक्षा। फिर उसी दिन आकांक्षा ने दुकान की पूरी जानकारी जुटाई। फिर शाम को जब राजेश घर आया तो उसने बताया, दुकान के लिए 15,000 रुपये एडवांस देने होंगे और हर महीने 4,000 रुपये किराया देना होगा। ये सुनकर राजेश ने कहा, वाह, बहुत अच्छा है, तो माल कब लाओगी और दुकान कब लोगी? इस पर आकांक्षा ने कहा, राजेश जी, आप बताइए, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, लेकिन मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। इस पर राजेश ने पूछा, क्या सोचा है तुमने? तो आकांक्षा ने जवाब दिया, मेरे पास एक 6-7 ग्राम का सोने का हार है, उसे गिरवी रखूंगी या बेच दूंगी,
फिर उससे जो पैसे मिलेंगे उसे ब्यूटी शॉप का सामान और दुकान का एडवांस जमा कर दूंगी, फिर सब मैनेज हो जाएगा। ये सुनते ही राजेश ने तुरंत कहा, नहीं आकांक्षा, ये ठीक नहीं। तुम्हें अपना हार गिरवी रखने या बेचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पैसे देता हूं। इस पर आकांक्षा ने हिचकते हुए कहा, नहीं राजेश जी, ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूं? आपने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब और तकलीफ नहीं दूंगी। फिर राजेश ने समझाया, अरे आकांक्षा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। ठीक है, जब तुम अच्छा कमाने लगोगी तो जो पैसे मैं तुम्हें दुकान शुरू करने के लिए दूंगा वो मुझे वापस कर देना, ठीक है? तब आकांक्षा को राजेश का ये सुझाव पसंद आया तो उसने कहा, ठीक है राजेश जी, ये चलेगा। फिर राजेश ने कहा, बस फिर चिंता मत करो, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर हम दुकान की बात पक्की कर लेंगे। अगले दिन राजेश ने छुट्टी लिया और आकांक्षा के साथ उस गली में गया जहां दुकान किराए पर थी। फिर राजेश ने दुकान के मालिक से सारी बात किया, एडवांस के पैसे दिए और दुकान की चाबी ले लिया। फिर दोनों ने मिलकर दुकान को देखा। वो दुकान छोटी सी लेकिन बहुत अच्छी थी, इसलिए आकांक्षा को लगा कि यहाँ उसकी ब्यूटी शॉप की दुकान बहुत अच्छे से सज सकती है। उसी दिन दोनों ने दुकान की साफ सफाई किया और शहर जाकर थोक के दाम में ब्यूटी शॉप का सामान खरीदे। और अगले दिन से आकांक्षा ने दुकान में सामान सजाया और बाहर एक छोटा सा बोर्ड भी लगवाया ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ नई ब्यूटी शॉप की दुकान खुली है। फिर अगले दिन राजेश अपनी ड्यूटी पर चला गया। इधर आकांक्षा अनन्या को साथ लेकर दुकान चली गई। फिर उसने सारा सामान चेक किया, फिर सब कुछ ठीक ठाक सजाई और हर चीज की कीमत की एक लिस्ट बनाई। उसी दिन उस गली की औरतों को भी पता चल गया कि यहाँ नई ब्यूटी शॉप की दुकान खुली है। तो पहले ही दिन आकांक्षा के पास कई ग्राहक आए तो उसने कम ही मुनाफे में सामान बेचने का फैसला किया। उस दिन से आकांक्षा की ब्यूटी शॉप की दुकान अच्छे से चलने लगी। कम मुनाफे की वजह से आकांक्षा की दुकान से बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन शुरुआत अच्छी थी, इसीलिए अब वो रोज सुबह जल्दी उठती। एक दिन सुबह 5 बजे उठकर उसने ब्रश किया और नहाने बाथरूम चली गई। वैसे उसकी पुरानी आदत थी कि वो बाथरूम में नहाती, फिर बाहर आकर साड़ी पहनती। उस दिन भी नहाने के बाद उसने तौलिया लपेटा और कपड़े लेकर बाथरूम से बाहर आई। फिर साड़ी कमर पर बांधकर उसकी प्लेट्स बना रही थी। तभी उसकी नजर सामने गई तो सामने राजेश खड़ा था। तब आकांक्षा की साड़ी सिर्फ उसके कमर पर लिपटी थी और पल्लू नीचे था और ऊपर उसने सिर्फ गुलाबी ब्लाउज पहना था। तब राजेश की नजर आकांक्षा पर थी और आकांक्षा की नजर राजेश पर, जिससे वो बुरी तरह से घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। कुछ पल तो उसे कुछ सूझा ही नहीं। तब राजेश की नजर भी उस पर ही टिकी थी। शायद उसे भी नहीं पता था कि आकांक्षा इस हालत में होगी। तब न वो कुछ बोला न आकांक्षा कुछ कह पाई। तभी आकांक्षा ने जल्दी से पल्लू उठाकर अपने कंधे पर डाला। तभी राजेश को भी होश आया और वो फटाफट अपने कमरे की ओर चला गया। फिर आकांक्षा तुरंत बाथरूम में वापस घुसी और वहीं साड़ी पहनी और कुछ देर बाद बाहर आई। इधर राजेश अपने कमरे में था तो आकांक्षा चुपके से अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद राजेश कमरे से निकला और बाथरूम में गया तो आकांक्षा ने रोज की तरह उसके लिए चाय बनाई और खाना तैयार करने लगी। क्योंकि राजेश को ड्यूटी पर जाने से पहले खाना परोसना था तो उधर राजेश नहाकर हॉल में आकर बैठ गया। तभी आकांक्षा चाय का कप लेकर उसके पास गई, लेकिन सुबह की घटना की वजह से उसे राजेश की ओर देखने में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इसलिए उसने बिना नजरें मिलाए चाय का कप आगे बढ़ाई और बोली, लो चाय। फिर राजेश ने कप लिया और आकांक्षा वापस रसोई में चली गई। तब तक अनन्या भी जाग चुकी थी तो आकांक्षा ने उसे नहलाया धुलाया। फिर थोड़ी देर बाद राजेश बोला, आकांक्षा, अगर खाना तैयार है तो परोस दो। इस पर आकांक्षा ने कहा, हाँ लाती हूं। फिर उसने खाने की थाली तैयार की और टेबल पर जाकर रख दी, लेकिन अब भी वो राजेश की ओर देखने से कतरा रही थी। इसलिए राजेश ने ही बात शुरू किया। उसने कहा, आकांक्षा, तुम्हारी दुकान कैसी चल रही है?
तो आकांक्षा ने जवाब दिया, हाँ अच्छी चल रही है, कुछ सामान खत्म हो गया है, उसे लाना है। इस पर राजेश ने कहा, अच्छा तो फिर कल या परसों चलते हैं, ठीक है ना? तो आकांक्षा ने जवाब दिया, हाँ ठीक है। फिर राजेश ने कहा, आकांक्षा अब तुम भी खाना खा लो। इस पर आकांक्षा ने कहा, नहीं मैं बाद में खाऊंगी, आप खा लीजिए। फिर आकांक्षा ने पूछा, कुछ और लाऊं? तो राजेश ने कहा, हाँ 2 रोटी लाओ। तो आकांक्षा बोली, हाँ लाती हूं। इतना कहकर वो रसोई में गई, 2 रोटियां लाई और राजेश की थाली में रख दी। तभी राजेश ने फिर कहा, आकांक्षा क्या हुआ, तुम बहुत बेचैन सी लग रही हो। इस पर आकांक्षा ने झट से कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी राजेश ने समझाते हुए कहा, आकांक्षा मुझे समझ आ गया है, सुबह मैं अचानक बाथरूम की ओर आ गया था, तब तुम साड़ी पहन रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम वहां होगी, इसलिए उस बात को छोड़ो, मैं भूल गया हूं। इस पर आकांक्षा ने कहा, हाँ राजेश जी आप सही कह रहे हैं, मेरी भी गलती थी, मुझे बाथरूम में ही कपड़े पहनने चाहिए थे। फिर राजेश ने कहा, छोड़ो आकांक्षा, इस बारे में ज्यादा मत सोचो, वैसे अनन्या कहाँ है? तो आकांक्षा ने जवाब दिया, वो वहां खेल रही है। तो राजेश ने कहा, अच्छा बुलाओ तो उसे। फिर उसने आवाज दिया, अनन्या बेटी इधर आओ। फिर अनन्या पास आई तो राजेश ने पूछा, बेटा तेरा खाना हो गया? तो अनन्या ने कहा, नहीं मैं बाद में मम्मी के साथ खाऊंगी। इस पर राजेश ने हंसते हुए कहा, क्या मेरे साथ खाना अच्छा नहीं लगेगा? इस पर अनन्या ने टूटी फूटी आवाज में कहा, नहीं नहीं मुझे अभी भूख नहीं है। फिर अनन्या ने कहा, पुलिस अंकल आपसे एक बात पूछूं? तो राजेश ने कहा, हाँ बेटा पूछना। तो अनन्या ने कहा, मैं आपको पप्पा कहूं तो चलेगा? तब अनन्या की इस बात से राजेश हैरान रह गया। तब आकांक्षा भी ये सुनकर चौंक पड़ी। फिर उसने सोचा, अनन्या ने आखिर ऐसा क्यों कहा? उसके मन में ये ख्याल कहां से आया? ये ख्याल आते ही आकांक्षा ने अनन्या से कहा, अरे अनन्या तू ऐसा क्यों बोल रही है? ऐसा नहीं बोलते, चल मैं तुझे तेरी खिलौना लाकर देती हूं। तभी राजेश ने हंसते हुए कहा, अनन्या बेटा तुझे मुझे पापा कहना पसंद है ना? इस पर अनन्या ने उत्साह से कहा, हाँ पसंद है। फिर राजेश ने खुशी खुशी कहा, तो ठीक है बेटा मुझे तू पापा ही कह। इतना सुनते ही उसके चेहरे पर हंसी और खुशी झलक खिल गई। तभी आकांक्षा ने सोचा, शायद अनन्या ने टीवी पर कुछ देखा होगा जिससे उसके मन में यह ख्याल आया होगा। लेकिन तब उसे थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं राजेश ये ना सोचे कि उसने ही अनन्या को ऐसा कहने के लिए उकसाया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि राजेश उसके बारे में कुछ गलत सोचे। इसलिए उसने अनन्या को थोड़ा डांटा, लेकिन राजेश ने उसे शांत किया और कहा, अरे आकांक्षा छोड़ो ना, वो छोटी बच्ची है, उससे क्या पता, तुम इतना टेंशन मत लो। तभी अनन्या ने उत्साह से कहा, पापा आज शाम को मेरे लिए और मम्मी के लिए कैडबरी लाना। इस पर राजेश ने हंसकर कहा, हाँ बेटा ठीक है लाऊंगा। फिर राजेश ने खाना खाया और अपनी ड्यूटी पर निकल गया। थोड़ी देर बाद आकांक्षा अनन्या को लेकर अपनी ब्यूटी शॉप की दुकान पर गई और अपने काम में लग गई। हालांकि राजेश के लिए उसके मन में पहले से ही इज्जत थी, लेकिन अब एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस होने लगा था। फिर भी वो खुद को समझाती, आकांक्षा तू ऐसे गलत ख्याल मत ला, और फिर वो उन ख्यालों को झटक देती। एक दिन कोई जयंती का दिन था, तो उस दिन राजेश की छुट्टी थी और आकांक्षा की दुकान भी बंद थी। तो उस दिन अचानक राजेश के फोन पर उसकी मौसी सुमन का कॉल आया। वो उसी शहर में रहती थी, तो वो बोली, मैं घर आ रही हूं। फिर राजेश ने आकांक्षा को यह बात बताया कि उसकी मौसी आने वाली है। तो आकांक्षा ने घर की साफ सफाई कर दी। फिर दोपहर को राजेश की मौसी सुमन घर पहुंची। उन्हें भी आकांक्षा के बारे में पहले से सब पता था। वैसे सुमन का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। उनके बोलने और थोड़ी देर साथ बिताने से आकांक्षा को यह बात समझ आ गई थी। हालांकि सुमन कुछ देर के लिए ही आई थी, लेकिन उनके बोलने से लग रहा था कि वो खासकर आकांक्षा से मिलने आई थी। तब तीनों हॉल में बैठे थे, तो सुमन ने कहा, राजेश तुमसे कुछ बात करनी है। तो राजेश ने कहा, हाँ मौसी बोलो ना। तो सुमन बोली,
राजेश उर्वशी गांव में रहती है और उसी में उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये बीमारी उसे ले डूबेगी। इसलिए मुझे उर्वशी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। आखिर भगवान ने उसे इतनी खतरनाक बीमारी क्यों दिया और तुझे भी उसके साथ इतना दुख झेलना पड़ रहा है। वैसे राजेश, तुमने अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचा है? अगर उर्वशी, अगर वो न रही तो तू आगे क्या करेगा? इस पर राजेश थोड़ा गुस्से में बोला, मौसी तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे उर्वशी से बहुत प्यार है। जब तक वो है मैं ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा, समझी? और हाँ, उर्वशी का इलाज चल रहा है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तब राजेश के बोलने में उसका आत्मविश्वास कम लग रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि उर्वशी की हालत ठीक नहीं है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपनी बीबी के लिए उसका प्यार उसे सच स्वीकारने से रोक रहा था। फिर थोड़ी देर बाद सुमन जाने लगी। जाते वक्त वो आकांक्षा के पास आई और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरी। तब सुमन के प्यार भरे स्पर्श से आकांक्षा को लगा जैसे वो उसकी सगी मौसी हो। फिर सुमन ने कहा, आकांक्षा, मैं तुमसे और राजेश से कुछ बात करने आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं है, बाद में आऊंगी। इस पर आकांक्षा ने पूछा, मौसी क्या बात थी, मुझे बताओ ना। तो सुमन ने कहा, हाँ बेटा, बहुत जरूरी बात थी, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। इतना कहकर सुमन चली गई। उनके जाने के बाद आकांक्षा के मन में सवाल उठने लगे। सुमन आखिर क्या कहना चाहती थी? कहीं वो ये तो नहीं सोच रही थी कि आकांक्षा और राजेश को एक साथ रहना चाहिए? ताजी आकांक्षा ने बीच में खुद को टोका, क्या सोच रही है तू? आकांक्षा, कुछ महीने पहले तू भीख मांग रही थी और अब ऐसे सपने देख रही है। ऐसे ख्याल मत ला, वरना जो कुछ तुझे मिला है वो भी छिन जाएगा। तब उसने अपने हवाई ख्यालों को जमीन पर लाई और घर के काम में जुट गई। लेकिन सुमन ने जाने अनजाने आकांक्षा और राजेश के मन में कुछ सवाल छोड़ दिए। वैसे आकांक्षा को राजेश के लिए अब सिर्फ इज्जत ही नहीं, बल्कि एक गहरा आकर्षण भी महसूस होने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद ये आकर्षण और आगे बढ़ेगा। इधर आकांक्षा की ब्यूटी शॉप की दुकान भी अच्छे से चल रही थी। फिर हर महीना बीतता गया और कुछ पैसे उसके पास बचने लगे। एक दिन उसने राजेश से कहा, राजेश जी, मुझे अब लगता है कि मैं अपने पांव पर खड़ी हो सकती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब एक किराए का कमरा लेकर वहां रहूं। इस पर राजेश ने हैरानी से पूछा, आकांक्षा, क्या हुआ? तुम्हें इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता? इस पर आकांक्षा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कब तक आपको तकलीफ देती रहूंगी? इस पर राजेश ने खुले मन से कहा, आकांक्षा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम इस घर में हो तभी तो ये घर घर जैसा लगता है। सुबह शाम पूजा होती है, रसोई में तुम इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। अगर तुम चली गई तो ये घर सूना हो जाएगा और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। वैसे भी तुम किराए का कमरा लोगी तो भी यहीं कहीं लोगी ना, तो फिर यहां रहने में क्या दिक्कत है? इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम यहीं रहो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तब भी आकांक्षा को राजेश की बात सही लगी, तो उसने सोचा राजेश ने उसे इतने बुरे वक्त में सहारा दिया था, तो उसकी बात टालना ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो राजेश के साथ रहने लगी। लेकिन अब उसे ये भी लगने लगा था कि राजेश का व्यवहार, बोलने का तरीका और उसे देखने का नजरिया बदल सा गया है, क्योंकि अब उसे बिल्कुल नहीं लगता था कि वो किसी पराये इंसान के घर में रह रही है, बल्कि ऐसा लगता था कि राजेश उसका बहुत करीबी है। वैसे राजेश हर तरह से परफेक्ट था, उसके बोलने चलने दिखने में कोई कमी नहीं थी। लेकिन आकांक्षा को अपने मन में उठ रहे इन ख्यालों से बेचैनी होने लगी। वो और राजेश एक ही घर में रहते थे, इसलिए एक दूसरे से दूरी बनाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि दिन ब दिन राजेश के लिए उसकी अपनापन और बढ़ता जा रहा था। हालांकि वो खुद को समझाती, आकांक्षा, तू जल्दी से राजेश से दूर चली जा, वरना तेरा दिल उसमें उलझ जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचती कि राजेश ने ही उसे इतनी बुरी हालत से निकाला है और यहां तक पहुंचाया है, और राजेश की वजह से ही उसकी जिंदगी बदली है। तो ऐसे में उसकी इच्छा के खिलाफ अचानक उसे छोड़कर जाना उसके मन को सही नहीं लगता था। वहीं दूसरी तरफ उसे अपने ससुराल की याद भी आती थी,
जबकि उसका पति निखिल और उसकी सास ललिता को उसकी कोई परवाह तक नहीं थी। उन्होंने उसे इतने बुरे तरीके से घर से निकाल दिया था कि वो अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। हालांकि उसका मन करता था कि एक बार वो अपने मायके हो आए, लेकिन ब्यूटी शॉप की दुकान छोड़कर जाना भी उसे ठीक नहीं लगता था, क्योंकि अब उसका धंधा दिन ब दिन अच्छा चलता जा रहा था। क्योंकि आकांक्षा की दुकान में सस्ते से सस्ते दामों में अच्छा सामान मिलने की वजह से ग्राहक बार बार आने लगे थे। एक शाम आकांक्षा ने स्वादिष्ट खाना बनाया। फिर राजेश, आकांक्षा और अनन्या तीनों ने साथ में खाना खाया। फिर आकांक्षा ने अनन्या को उसके कमरे में सुला दिया। फिर बर्तन धोई, घर में झाड़ू पोछा लगाई। तब राजेश भी अपने कमरे में सोने चला गया था। तब सारा काम खत्म करने के बाद आकांक्षा ने सोचा कि बाथरूम जाकर फिर अपने कमरे में सोने जाएगी। ये सोचकर उसने अपने कमर में खोसा हुआ साड़ी का पल्लू निकाला और बाथरूम की ओर चल पड़ी। लेकिन तब उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं था। तभी अचानक दूसरी तरफ से राजेश आ गया और दोनों की जबरदस्त टक्कर हो गई। क्योंकि आकांक्षा जल्दी में चल रही थी, जिससे वो राजेश से टकराकर अब गिरने वाली थी कि तभी राजेश ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसका दायां हाथ पकड़ लिया। इससे आकांक्षा गिरने से बच गई। लेकिन अब राजेश का एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ उसके हाथ में। तो तब कुछ पल के लिए आकांक्षा को कुछ समझ ही नहीं आया। तभी जब उसकी नजर राजेश के चेहरे पर गई तो वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। तब पहली बार आकांक्षा ने इतने करीब से उसका चेहरा देखा था। वो सचमुच बहुत सुंदर दिखता था। तभी उसने फटाफट अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। फिर उसने सोचा कि अब राजेश से अलग हो जाए, लेकिन तब राजेश ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। हालांकि आकांक्षा ने अपने पैर हिलाई क्योंकि वो थोड़ा पीछे झुकी हुई थी। तभी राजेश ने अपने हाथ से हल्का सा झटका दिया और उसे सीधा खड़ा कर दिया। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे को छू रही थी। इसलिए आकांक्षा को डर लगने लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तभी उसने धीमे से कहा, राजेश जी, शुक्र है आपने मुझे गिरने से बचा लिया, वरना चोट लग जाती। इस पर राजेश ने हंसते हुए कहा, आकांक्षा थोड़ा संभल कर चलो ना। लेकिन छोड़ो, मेरी भी गलती है, मेरा ध्यान भी तुम्हारी तरफ नहीं था। इस पर आकांक्षा ने नरम आवाज में कहा, राजेश जी अब मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन तब उसे लगा जैसे कि राजेश के मन में उस पल कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि उसका बायां हाथ अब भी आकांक्षा की कमर पर ही था। तब टक्कर की वजह से आकांक्षा की साड़ी का पल्लू भी थोड़ा सरक गया था। तो उसने शर्माते हुए एक हाथ से अपना पल्लू ठीक किया। लेकिन फिर भी राजेश की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी, जिससे आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी राजेश ने धीरे धीरे अपने होंठ उसके चेहरे के करीब लाना शुरू किया, जिससे आकांक्षा की धड़कनें तेज हो गई। उसकी सांसें भारी होने लगी। अब तो उसे और भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो राजेश को कैसे रोके, क्योंकि राजेश के होंठ अब उसके होंठों के बिल्कुल करीब था। तभी राजेश ने धीरे से आकांक्षा के गाल पर एक चुंबन दे दिया, जिससे आकांक्षा इतनी सिहर उठी कि बता नहीं सकती। तभी राजेश ने उसकी कमर पर रखा हाथ और कस लिया और फिर उसे और अपने करीब खींच लिया। तभी आकांक्षा धीरे से बोली, राजेश जी प्लीज ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। लेकिन मन ही मन उसे यह भी लग रहा था कि वो चाहती है कि राजेश उसे न छोड़े, बल्कि उसे और करीब ले ले। और राजेश ने वही किया। उसने तुरंत आकांक्षा की कमर को और जोर से पकड़ा और उसे अपनी ओर खींच लिया। फिर उसने अपने होंठ आकांक्षा के होंठों पर रख दिया, जिससे आकांक्षा के होंठ कांपने लगे थे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तब कुछ पल तक राजेश ने उसके होंठों पर चुंबन लिया, लेकिन बदले में आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने किसी तरह खुद को छुड़ाया और राजेश से अलग हो गई। अब वो वहां से सीधे अपने कमरे में जाने वाली थी। तब वो अभी 2 कदम आगे बढ़ी ही थी कि राजेश ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे वहीं रोक लिया। फिर वो उसके और करीब आया। फिर उसने आकांक्षा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। तब आकांक्षा कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर राजेश ने उसके हाथ को हल्का सा झटका दिया और फिर वो सीधे उसकी बाहों में जा गिरी।
फिर राजेश ने अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और धीरे से उसकी गर्दन पर एक चुंबन दे दिया। तब आकांक्षा की चोटी उसके गाल पर आ रही थी, तो राजेश ने अपने एक हाथ से उस चोटी को हल्के से हटाया। तभी उसके उंगलियों का स्पर्श आकांक्षा के गालों को छू गया और फिर वो खुद को भूल गई। तब शायद पहली बार उसने इतना प्यार भरा स्पर्श महसूस किया था। वैसे भी आकांक्षा और राजेश को एक साथ रहते हुए अब 1 साल हो गया था, लेकिन इन 1 साल में पहली बार वो इतने करीब आए थे। और अब आकांक्षा राजेश को रोक भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे राजेश को नाराज करना अच्छा नहीं लग रहा था। शायद मन ही मन वो भी यही चाहती थी, लेकिन उसका मन और शरीर अब 2 अलग अलग दिशाओं में सोच रहे थे। उसका मन कह रहा था, यहां से भाग जा, अपने कमरे में चली जा और दरवाजा बंद कर ले। लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। वो राजेश की बाहों में ही पड़ी रही। फिर राजेश ने उसे दोनों हाथों से उठाया और अपने कमरे की ओर ले गया। तब आकांक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि उसमें राजेश की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। कुछ कदम चलकर वो कमरे में पहुंचे। फिर राजेश ने बड़े प्यार से उसे पलंग पर बिठाया और उसके सामने खुद भी बैठ गया। हालांकि आकांक्षा ने उससे पहले ही कह दिया था, राजेश जी प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन अब उसने दोबारा से यही कहा तो राजेश ने जवाब दिया, नहीं आकांक्षा, तुम मुझे बहुत पसंद हो। इस पर आकांक्षा ने फिर कहा, राजेश जी प्लीज अब और नहीं। लेकिन अब राजेश रुकने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे अपनी ओर खींच लिया और दोनों पलंग पर लेट गए। तब कमरे की लाइट बंद थी। हालांकि बाहर से हल्का सा उजाला आ रहा था, जिससे आकांक्षा के अंदर एक अजीब सी लहर उठने लगी, जो उसने शायद पहली बार महसूस की थी। तभी राजेश ने फिर से उसके होठों पर चुंबन लिया और फिर उसका पल्लू हटाकर उसकी गर्दन के नीचे धीरे से अपने गीले होठों से चुंबन दिया। तब आकांक्षा उसके प्यार भरे स्पर्श से पूरी तरह मोहित हो गई थी, इसलिए उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की और न चाहते हुए भी उसने खुद को राजेश के हवाले कर दिया। फिर धीरे धीरे कब वो राजेश के साथ प्यार जताने लगी, उसे खुद नहीं पता चला। उस रात उनके बीच कोई दूरी नहीं बची। वैसे राजेश पुलिस में था, इसलिए उसका शरीर हट्टा कट्टा था। फिर वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए कि आकांक्षा ने उसे अपने में समा लिया और फिर दोनों एक हो गए। उस रात राजेश ने उसे इतना प्यार दिया जैसे वो उसकी ही हो और वो उसका। फिर सुबह जब आकांक्षा की आंख खुली तो उसने खुद को देखा। तब उसके पास में राजेश सो रहा था। तब दोनों के अंगों पर कोई कपड़ा, सिर्फ एक चादर थी। तभी आकांक्षा उठी और पास पड़ी अपनी साड़ी उठाई और बाथरूम में भाग गई। फिर उसने नहाया, लेकिन रात की सारी बातें उसे याद आ रही थीं, तो उसे अब पछतावा होने लगा। फिर उसने खुद को कोसा, आकांक्षा तुझे खुद को रोकना चाहिए था। राजेश बहुत अच्छा है, लेकिन तुझे कुछ मर्यादाएं रखनी चाहिए थी। अगर वो रास्ता भटक रहे थे तो तुझे भी भटकना नहीं चाहिए था। लेकिन इसके साथ ही उसे राजेश का प्यार भरा स्पर्श भी याद आ रहा था। उसका ठंडा सा एहसास भी महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत कर दिया, इसीलिए अब उसके मन में उलट पुलट विचार चलने लगे थे। फिर थोड़ी देर बाद राजेश उठा तो आकांक्षा ने उसे चाय और नाश्ता दिया, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की ओर देख नहीं रहे थे। फिर आकांक्षा ने अनन्या को भी नहलाया। उस सुबह राजेश और आकांक्षा के बीच एक शब्द भी बात नहीं हुई। तभी राजेश की ड्यूटी का समय हुआ और वो चला गया। शाम को जब वो लौटा तब भी दोनों में कोई बात नहीं हुई। हालांकि आकांक्षा ने उसे खाना परोसा। फिर उसने खाना खाया और अपने कमरे में सोने चला गया। फिर आकांक्षा और अनन्या ने खाना खाया और वो भी सो गईं। अगले दिन दुकान खोलने का समय हुआ तो आकांक्षा अपनी ब्यूटी शॉप की दुकान पर चली गई। फिर अगले 3-4 दिन भी ऐसे ही बीते, लेकिन दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं बोला गया। लेकिन एक शाम जब आकांक्षा ने राजेश को खाना परोसा तो उसने उससे पूछा, आकांक्षा तुम्हारा खाना हो गया? तो इस पर आकांक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजेश ने फिर जोर देकर कहा, आकांक्षा बैठो और खाना खा लो। तब राजेश के आग्रह पर आकांक्षा उसके साथ खाना खाने बैठ गई। खाना खाने के बाद राजेश ने पूछा, आकांक्षा क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या
और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? उस रात की बात को तुम इतना सोच रही हो। सच कहूं तो मुझे भी अब बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आकांक्षा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से कुछ गलत हुआ तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन तुम ऐसे चुप मत रहा करो प्लीज। इस पर आकांक्षा ने कहा, राजेश जी, ऐसा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर चले गए हैं। अब राजेश को भी हकीकत समझ आ रही थी, लेकिन जो हो गया उसे अब कोई नहीं बदल सकता था। फिर धीरे धीरे राजेश और आकांक्षा के बीच बातचीत शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उस रात की बातें अभी भी जिंदा थीं। हालांकि आकांक्षा को अब राजेश बहुत पसंद आने लगा था। शायद राजेश को भी वो पसंद थी। एक दिन राजेश बिना बताए 2 खूबसूरत साड़ियां लाया और आकांक्षा से बोला, इन्हें पहनकर देखो। फिर अगले दिन जब आकांक्षा ने वो साड़ी पहनी तो राजेश ने उसकी खूब तारीफ किया और कहा, आकांक्षा, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। तब आकांक्षा को उसकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसे लगने लगा कि वो राजेश से प्यार करने लगी है, लेकिन क्या करे, न चाहते हुए भी ये सब हो रहा था। हालांकि कभी कभी उर्वशी का फोन आता था तो वो आकांक्षा से बहुत प्यार और अच्छे से बात करती थी। एक दिन अचानक उर्वशी और सुमन यानी राजेश की मौसी उसके घर पर आई। तब अचानक उन्हें देखकर आकांक्षा थोड़ा घबरा गई और वो सोचने लगी कि ये दोनों अचानक क्यों आई हैं। तब उनका पहले चाय पानी हुआ। फिर शाम को राजेश भी अपनी ड्यूटी से जल्दी घर लौट आया। फिर सबने साथ में खाना खाया। खाने के बाद उर्वशी और सुमन सोफे पर बैठी थीं। तब उन्होंने आकांक्षा को बुलाया। फिर सुमन ने कहा, आकांक्षा, तुमसे कुछ बात करनी है। तो आकांक्षा ने कहा, हाँ मौसी, बोलिए ना। तो सुमन बोली, देख बेटा, उर्वशी की तबीयत हमेशा खराब ही रहती है। मुझे उसकी बीमारी का बहुत दुख है, लेकिन उसकी इस हालत की वजह से राजेश को भी अकेले रहना पड़ता है। सच कहूं तो डॉक्टरों ने उर्वशी को बताया है कि वो अपने पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकती, क्योंकि इससे राजेश को भी खतरा हो सकता है, और अगर फिर इसने ऐसा किया तो शायद राजेश को इसकी बीमारी हो सकती है, और अगर उनके बच्चे हुए तो उसे भी कैंसर हो सकता है। इसीलिए उर्वशी राजेश से दूर रहती है। तब ये कहते हुए सुमन और उर्वशी की आंखें भर आईं। तब आकांक्षा को भी उर्वशी के लिए बहुत दुख हुआ। फिर उसने सोचा, भगवान ने उर्वशी के साथ इतना बुरा क्यों किया। तभी सुमन ने आगे कहा, आकांक्षा, मेरा सोचना है कि तुम और राजेश एक साथ आ जाओ। शायद भगवान ने तुम दोनों को इतना करीब इसीलिए लाया है क्योंकि तुम्हारी जोड़ी ऊपर से बनी है। तुमने भी अपनी जिंदगी में इतना दुख झेला और फिर भी यहां तक पहुंची, और अब राजेश भी अकेला है तो मुझे उसका अकेलापन देखा नहीं जाता। वैसे तुम दोनों को पिछले 1 साल से एक साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कहूं तो उर्वशी भी यही चाहती है कि तुम दोनों एक हो जाओ। ये सब सुनकर आकांक्षा हैरान होकर बोली, मौसी, आप ये क्या कह रही हैं? तो सुमन ने कहा, आकांक्षा, तू समझ रही है, लेकिन फिर भी मैं साफ कहती हूं। उर्वशी चाहती है कि तू राजेश के साथ शादी कर ले और तुम दोनों मिलकर अपने जीवन के दुख कम करो। इस पर आकांक्षा ने कहा, मौसी, ये कैसे हो सकता है? तो सुमन बोली, हो सकता है बेटा, इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान ने तुम दोनों को एक करने के लिए ही मिलाया है। इसलिए अब तुम दोनों एक दूसरे का और इंतजार मत करो और जल्दी से एक हो जाओ। फिर सुमन ने राजेश को भी ये बात समझाई, जिससे आकांक्षा को लगा कि राजेश भी कहीं ना कहीं इसके लिए तैयार था, क्योंकि इस बात पर उसके मन में भी खुशी जागृत हुई। फिर कुछ दिनों बाद सुमन और उर्वशी की इच्छा के अनुसार आकांक्षा और राजेश की शादी हो गई और वो दोनों एक हो गए, और राजेश ने अनन्या को भी बड़े प्यार से स्वीकार किया। इसके बाद आकांक्षा के दुखद जीवन में सुख का एक सुंदर सा सफर शुरू हुआ। तो दोस्तों, अगर आपको आकांक्षा की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।